ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिसर्च प्रोसेस। हम लोग रिसर्च में सबसे पहले प्रोसेस ही करते हैं। हम ना इसको पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग आएंगे पार्ट पढ़ने के लिए। ठीक है ना। देखो रिसर्च प्रोसेस क्या है। देखो रिसर्च प्रोसेस ऐसा चीज है ना कि हम लोग को पीएचडी में भी काम देगा। तुम पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो लोग पूछ लेगा रिसर्च का प्रोसेस बताओ। ठीक है ना। या रिसर्च प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द रिसर्च प्रोसेस। द रिसर्च प्रोसेस इज ए स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज टू कंडक्ट रिसर्च। जब तुमको रिसर्च कंडक्ट करना है ना, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए तुम स्टेप बाय स्टेप जो मेथड यूज करती हो ना उसको ही रिसर्च प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। अगर एग्जाम में तुमसे पूछे कि व्हाट इज ए रिसर्च प्रोसेस, तो रिसर्च प्रोसेस एक स्टेप है। अगर तुमको रिसर्च कंडक्ट करना है तो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो तुम मेथड यूज करती हो ना स्टेप बाय स्टेप, उसी को बोला जाता है रिसर्च प्रोसेस। ठीक है। फ्रॉम आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम टू रिपोर्टिंग द रिजल्ट। है ना। इसमें तुम क्या करती हो, आइडेंटिफाई करती हो और उसके बाद प्रॉब्लम को पहचानोगी पहले, उसके बाद लास्ट में तुम रिजल्ट निकालती हो। है ना। इसमें पहले तुम आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से रिपोर्ट द रिजल्ट तक पहुंच जाती हो। ओके। उसके बाद तुम्हारा बोला कि पहला क्या है, चलो पहले पढ़ते हैं। पहला क्या है तुम्हारा रिसर्च प्रोसेस में, पहला जो आएगा ना उसका पहला का मतलब है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या टॉपिक। सबसे पहला देखो, मुझे इसको दूसरे कलर से करना चाहिए, सॉरी, तो मिल जाएगा। एक नंबर क्या बोला कि पहला जो रिसर्च का प्रोसेस है ना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या टॉपिक। देखो सबसे पहले अगर तुमको डिजर्टेशन करना है या रिसर्च करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले तुमको टॉपिक को चूज करना पड़ेगा। ठीक है। टॉपिक को चूज करना पड़ेगा या तुमको प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखना पड़ेगा, किस पार्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम है ना। तुम्हारा प्रॉब्लम चूज करना पड़ेगा। टॉपिक रिसर्च का मतलब क्या है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, पता करना। अच्छा, उसके बाद चूज द सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तुम्हारा किस एरिया में इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट को चूज करो। तुम एक सब्जेक्ट को चूज करो लेकिन ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। ठीक है ना। केयरफुली चूज करना है, केयरफुली, बिल्कुल केयरफुली। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम में तुम्हारा क्या करना है, हमको प्रॉब्लम में टॉपिक को चूज करना है लेकिन केयरफुली चूज करना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना उसी पे। हम कभी भी किसी से पूछेंगे ना, बताइए ना आप पीएचडी कैसे करते हैं, हमको बताइए ना। तो शुरू में हमको तो अब समझ में आ गया, पहले नहीं आता था, तो बस सबका एक ही था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब कहाँ, ये भी तो बताओ। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि तुम्हारा जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है। ठीक है। तुम्हारा जहां माइंड जा रहा बार बार, जिस चीज को बार बार खोजड़ रहा है ना, वही तुम्हारा हो गया एरिया ऑफ इंटरेस्ट। केयरफुली चूज करो, फिर डिफाइन करो रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चंस को, और फोकस करो प्रॉब्लम को क्लियर, है ना। प्रॉब्लम देखो क्या, प्रॉब्लम को क्लियर करो कि कौन सा प्रॉब्लम है। मैं ये प्रॉब्लम को चूज करूँ तो इसको पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो कि क्या प्रॉब्लम है ना, कैसे सब जानो, फोकस करो। वो रिसर्चेबल है कि नहीं, वो रिसर्चेबल है कि नहीं, जिस टॉपिक को तुम यूज करो क्या वो रिसर्चेबल है कि नहीं। जैसे मैं बता रही हूँ कि अभी रोहिंग्या क्राइसिस में बहुत रिसर्च चलता है। ठीक है ना। तो मैं बोली कि जब निगार का चल रहा था तुम्हारा डिजर्टेशन, तो मैं बता दी कि तुम उसको उस पे ले लो रोहिंग्या क्राइसिस। जैसे ही वो लेके गए मैम के पास डिजर्टेशन, मैम बोली ये तुम्हारा नहीं है टॉपिक। क्यों, क्योंकि मैम पकड़ी कि एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट कभी भी इतना हार्ड टॉपिक को, कभी भी इतना स्टैंडर्ड टॉपिक को नहीं उठा के लेकर आएगा, और ये तो एक ग्रेजुएशन का है। मैम बोली जरूर तुम किसी, है ना, कोई है ना बहुत ही जानकार आदमी से तुम लेकर आई हो। तब वो क्लास में बोला हाँ हाँ इसकी मैम तो नेट सेट क्वालिफाई, तो वही बताई। तो रिसर्च केबल होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब रोहिंग्या जो टॉपिक है ना वो रिसर्चेबल है, तुम उस पर रिसर्च कर सकती हो। लेकिन ऐसा कुछ टॉपिक मत उठा के लिया जो रिसर्च का काबिल ही ना हो। ठीक है। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम में तुमको क्या करना है, टॉपिक को केयरफुली चूज करना है। फिर तुमको देखना है कि मेरा उस प्रॉब्लम में एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है ना। वो प्रॉब्लम रिसर्च के काबिल है कि नहीं। हो गया पहला प्रोसेस, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हो गया रिव्यू द लिटरेचर। मान लो कि तुम रिसर्च कर रही हो तो माइंड में बैठा लो तुम एक रिसर्चर हो, तुम रिसर्चर हो, माइंड में बैठा लो। अब हमको रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करना। अब सुनो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या। मान लो कि रोहिंग्या ही का मैं एग्जांपल देती हूँ, तो रोहिंग्या ही मैं ले रही हूँ। मान लो कि मेरा रिसर्च रोहिंग्या पर है, ठीक है, रोहिंग्या क्राइसिस पर। तो रोहिंग्या क्राइसिस पे मैं जो रिसर्च कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे सबसे पहले रोहिंग्या क्राइसिस से रिलेटिव कौन कौन पर्सन बुक लिखा है, जितना भी बुक उस टॉपिक से रिलेटेड है ना, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है ना, गेदर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक।
ये जो टॉपिक है, मान लो कि रोहिंग्या क्राइसिस, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन है ना उसको गैदर करो। किससे? लिटरेचर रिव्यू से। तो मैंने मान लिया बुक देख लिया, मैंने आर्टिकल देख लिया, ठीक है, मैंने ये सब देख के मैंने लिटरेचर रिव्यू की, मैं लिटरेचर रिव्यू की, ठीक है, मैंने लिटरेचर रिव्यू किया। अब लिटरेचर रिव्यू में तुमको आइडेंटिफाई करना है गैप, तुमको गैप देखना है। गैप का मतलब क्या? अभी तक इस रिसर्च में क्या नहीं हुआ है। जैसे मान लो कि मैंने एक रोहिंग्या क्राइसिस का कोई आर्टिकल लिया और मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि उसमें सब चीज के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये चीज नहीं उठाया गया प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं उठाया गया कि जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ तो बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ा, रोहिंग्या क्राइसिस के चिल्ड्रन पे क्या इफेक्ट पड़ा, इस पे मैंने फोकस नहीं किया। ये गैप है बुक में। तो मैंने इस क्वेश्चन को एराइज किया कि सर ये वाला गैप है। इन्होंने बुक में सारा चीज मेंशन किया, बच्चों के बारे में इन्होंने मेंशन नहीं किया कि बच्चों के साथ तो भी हुआ कितना गलत। बच्चा का तो बचपना खत्म हो गया है ना, उनका भूख मरी मर, उनका बचपन है क्या? बचपन कैसा था? बहुत खूबसूरत होता है। उनका खूबसूरत बचपन कहाँ ना, वो तो जहां तहां कैंप में है ना रह रहे। डिबेट देखो, की थ्योरीज देखो, क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन बनाओ, डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेशन नहीं कहता, अवॉइड करो डुप्लीकेशन को। तुमको क्वेश्चन बनाना है, रिव्यू द लिटरेचर में क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। पहले गैप देखो, गैप देखो क्वेश्चन बनाओ। अब क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि अब देखो ये भी एग्जाम में आता है कि तुम्हारा रिसर्च लिटरेचर, रिव्यू द लिटरेचर, जब तुम रिव्यू द लिटरेचर कर रही हो ना, तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? योर क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? पहला क्वेश्चन होगा इसमें, जब लिटरेचर रिव्यू में तुमको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना, तो किस टाइप का क्वेश्चन बनाना होगा? देखो, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च हैज बीन डन इन द एरिया। तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में ये राइज करना है, ये जो रिसर्च है ये किस टाइप का है, किस एरिया पे है, ठीक है ना। व्हाट रिसर्च, व्हाट रिसर्च मेथड हैव बीन यूज, इस रिसर्च में कौन सा मेथड यूज किया गया है, ये क्वेश्चन राइज करना है। इसमें क्या अभी गैप, गैप हम बोले ना, गैप पता क्या अभी तक का इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया है। अभी मैं बोली गैप क्या हमने निकाला, चिल्ड्रन के बारे में उन्होंने कोई भी मेंशन नहीं किया है कि रोहिंग्या क्राइसिस का जो इफेक्ट है उनके साथ जो, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रोहिंग्या क्राइसिस जो है कॉक बाजार में रहते हैं, बांग्लादेश के कॉक बाजार में रहते हैं, कोई कैंप में रहते हैं, लेकिन उन सब का बच्चों पे भी तो बहुत भयानक असर पड़ रहा है। वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है कि रोहिंग्या क्राइसिस, रोहिंग्या के बच्चों का क्या हाल हो रहा है रोहिंग्या क्राइसिस के बाद, ये अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है। ये मैं क्वेश्चन में लिखूंगी कि व्हाट एरिया हैज नॉट बीन इन्वेस्टिगेट, इस एरिया में, इस रिसर्च में अभी भी बच्चों के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, ये बोलूंगी, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर आएगा तुम्हारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अगर तुम इंटरव्यू देने गए पीएचडी का या टीचर का एग्जाम में, तुमसे रिसर्च क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर थर्ड हुआ प्रोफेसर होगा तो वो तो तुम्हारा ये पीएससी में भी पूछ सकता है, तुम्हारा 10 मार्क्स का जो इंटरव्यू रहता है। और अगर सटका हुआ नहीं होगा तो नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हारा पीएचडी में पूछता है रिसर्च से क्वेश्चन, तो पूछ लिया कि बताओ रिसर्च का प्रोसेस क्या था, तुम बोल देना आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसमें है, मेरा केयरफुली टॉपिक चूज करना, और वो रिसर्चेबल होना चाहिए। दूसरा क्या बोले, लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू में मुझे गैप देखना है, पहले तो मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, उसके बाद उसमें गैप देखना है, फिर क्वेश्चन राइज करना है। क्वेश्चन राइज करना ये कि अभी तक इस एरिया में क्या क्या नहीं हुआ है, अभी तक ये नहीं हुआ है, व्हाट एरिया हैज नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड, इस एरिया में अभी तक काम नहीं हुआ। किस एरिया में काम नहीं हुआ है? देखो रोहिंग्या एरिया क्या था, रोहिंग्या क्राइसिस, लेकिन रोहिंग्या क्राइसिस के जो चिल्ड्रन है ना उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है, इस एरिया पे काम नहीं हुआ, ऐसे बता देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है ना। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा तुम्हारा रिसर्च process is the deciding the research objective that is need to be attained throughout the whole process. The research goal generally started with the phrase like the to determine, to find out and explore. तुमको अपना ऑब्जेक्टिव्स में बताना पड़ेगा, तुम इस रिसर्च में क्या एक्सप्लोर करना चाहती हो, क्या डिटरमाइन करना चाहती हो, क्या क्या फाइंड आउट, क्या निकालना चाहती हो। तुम दिखाना चाहती हो कि जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ है ना, जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ, मेरा रिसर्च का प्रॉब्लम नहीं है कि रोहिंग्या क्राइसिस का इफेक्ट, इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट, रोहिंग्या क्राइसिस होने के बाद लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा। आज रोहिंग्या क्राइसिस का हालत बहुत खराब है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का कोई घर नहीं रहने का, जहां आप पा रहे वहां रह रहे हैं, मतलब एक तरह से उनका घर छिना गया, ठीक है ना। तो रोहिंग्या क्राइसिस का इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो वो हमको बताना पड़ेगा कि मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि रोहिंग्या क्राइसिस के बाद उनके साथ कितना बुरा हुआ, उनका कोई घर नहीं है,
ठीक है ना। उनका कोई घर नहीं है, कोई परमानेंट से रहने का जगह नहीं है, उनके साथ तो हो ही रहा, बच्चों, औरत, बूढ़े, सबका सबके साथ बुरा हो रहा, वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सब मैं फाउंड आउट करके एक्सप्लोर करके दिखाना चाहती हूँ कि रोहिंग्या क्राइसिस का कितना भयानक इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद में फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन, उसके बाद में क्या करूंगी, फॉर्मुलेट करूंगी, हाइपोथेसिस बनाऊंगी, ठीक ना। हाइपोथेसिस बनाने के लिए तुम क्या करोगी, हाइपोथेसिस बनाने, हाइपोथेसिस जो होता है टेस्टेबल प्रेडिक्शन होता है, एक तरह का टेंटेटिव एजम्पशन होता है। क्या होता है, टेंटेटिव एजम्पशन। ये टेंटेटिव होता है, तुम एग्जाम का डेट देखी होगी, लिखा हुआ रहता है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होने वाला है, कोई पक्का श्योर नहीं है, है ना, श्योरिटी नहीं है, टेंटेटिव एजम्पशन। ओके, समझो क्या बोला, कि जो हाइपोथेसिस होता है ना, जो हाइपोथेसिस बनाना, फॉर्मुलेट, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो भी यूज करो, कोई मैटर नहीं है, ट्रेसेबल प्रोडक्शन, क्वालिटेटिव रिसर्च, या ओपिनियन इंक्वायरीज, या यूज क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हम अभी हाइपोथेसिस को सिर्फ फॉर्मुलेट कर रहे, टेस्ट नहीं कर रहे, फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे। मेरा हाइपोथेसिस दो तरह का बनता है, नल एंड अल्टर। तो मैं बोलूंगी ए, अभी तक इस बच्चे रोहिंग्या क्राइसिस के, रोहिंग्या क्राइसिस, मेरा क्वेश्चन क्या है कि रोहिंग्या क्राइसिस का इफेक्ट बच्चों पे क्या पड़ा, क्योंकि मैंने गैप भी यही निकाला कि अभी तक इसमें बच्चों पे नहीं हुआ है ना, या रोहिंग्या क्राइसिस का इफेक्ट। तो मैं लिखूंगी कि एक तो पॉजिटिव लिखूंगी, है ना, कि क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था, होने का वजह क्या था। तो मैं दो तरह का हाइपोथेसिस बनाऊंगी, एक नल बनाऊंगी, एक अल्टरनेटिव बनाऊंगी। दो तरह का बनाऊंगी, एक हाँ बनाऊंगी, एक ना बनाऊंगी, इस तरह का मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगी, सिर्फ बनाऊंगी माइंड में, ठीक है ना, टेस्ट वोस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ टेंटेटिव एजम्पशन है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट जो मेरा रहेगा, चूज द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का डिफिनेशन होता है ब्लूप्रिंट, फ्रेमवर्क, ओवरऑल प्लान। जितना तुम रिसर्च कर रही हो ना, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं, जैसे एक बड़ा सा टॉपिक को तुम छोटा सा कर दोगी ना, उसको ब्लूप्रिंट बोलेंगे, मतलब पूरा टॉपिक का एक छोटा सा दे दिया बना के। तो रिसर्च डिजाइन में तुम्हें पूरा टॉपिक बता देगा कि तुम टॉपिक में क्या यूज किया, क्या नहीं यूज किया, कौन सा सैम्पलिंग यूज किए। अगर कोई पर्सन किसी का रिसर्च डिजाइन पढ़ेगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि रिसर्च डिजाइन में इन्होंने क्या क्या यूज किया है, क्वालिटेटिव मेथड यूज किया है या क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया है या मिक्स मेथड यूज किया है, कौन सा सैम्पलिंग, कौन सा डेटा यूज किया है, सर्वे यूज किया है कि एक्सपेरिमेंट यूज किया है, प्राइमरी डेटा यूज किया है कि सेकेंडरी डेटा यूज किया है, कौन सा सैम्पलिंग यूज किया है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सब तुमको रिसर्च डिजाइन में मेंशन करना रहता है। तो रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, ओवरऑल ओवरऑल प्लान होता है, एक तरह का प्लान, पूरा रिसर्च का प्लान होता है। तो चूज ए रिसर्च डिजाइन में आ जाएगा तुम्हें ब्लूप्रिंट, फ्रेमवर्क, ओवरऑल प्लान। तो इसमें हम क्या क्या लेते हैं जब हम लोग रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, तो हम कौन सा डेटा यूज करें, क्या क्वांटिटेटिव डेटा, तो क्वांटिटेटिव डेटा यूज करेंगे, तो नंबर, स्टैटिक यूज करेंगे। क्या हम क्वालिटेटिव डाटा, तो ओपिनियन या एक्सपीरियंस यूज करेंगे, या फिर हम दोनों को मिक्स भी यूज कर सकते हैं। रिसर्च में हम दोनों भी मिक्स यूज कर सकते हैं, मतलब एक तो लोगों से इंटरव्यू भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और एक में नंबरिंग भी यूज कर सकती हूँ रिसर्च में। जब मैं दोनों रिसर्च यूज करूंगी तो मेरा मिक्स मेथड कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं सर्वे करूंगी, तो क्या मैं सर्वे यूज करूँ, या एक्सपेरिमेंट करूँ लैब में जाके, या केस स्टडी करो, या इथनोग्राफिक रिसर्च करूँ, क्या करूँ, कौन सा मेथड यूज करूँ, ये सब इसमें मैं मेंशन करूंगी। उसके बाद मैं कौन सा सैंपल यूज करूँ, सैंपल क्या करता है, तुम्हारा यूनिट चूजिंग, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिट चूज, तुम यूनिट को रिप्रेजेंट करती हो। सैंपल को जब ड्रो ए रिसर्च सैंपल, उसके बाद तुम क्या करेगी, रिसर्च सैंपल को ड्रॉ करेगी। अब कौन सा रिसर्च ले रही हो, तो जो रिसर्च लेगी ना वो तुम्हारे यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी। मान लो तुम प्रोबेबिलिटी से ली, तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारा कौन सा है, प्रोबेबिलिटी में तुम मान लो रैंडम सैंपल ली, तो ये तुम्हारे रैंडम सैंपल को एक्सप्लेन करेगा। नॉन रैंडम सैंपल ली है ना, नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी ली, तो नॉन प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद बोला तुम्हारा एट एट नंबर, एट नंबर क्या है तुम्हारा, इंटरप्रेट एंड डिस्कस द रिजल्ट, ठीक है ना। ये क्या करता है तुम्हारा, देखो एट नंबर है ना, चार पांच, एक मिनट रुको, मैं ऊपर नीचे हो गया क्या, ये चार हुआ, ये एट ऊपर आ गया, रुको रुको, ऊपर कैसे आ गया, पाँच छः सात, अभी पहले पाँच चलेगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया, ठीक है ना। देखो, तो उसके बाद हम क्या किए, देखो सबसे पहले हम क्या किए, प्रॉब्लम पहचाने, ठीक है ना। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू किए,
उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स बनाए। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद हम क्या किए, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम क्या किए, रिसर्च डिजाइन किए। रिसर्च डिजाइन करने के बाद हमने क्या किया, अब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, डेटा कलेक्ट। तो डेटा तुम कैसे करोगे कलेक्ट, तुम डेटा कलेक्ट करने के लिए तुम प्राइमरी डेटा यूज करोगे कि सेकेंडरी डेटा यूज करोगे, है ना। अगर तुम क्वेश्चन मान लो कि तुम कौन सा टूल यूज करोगे, क्वेश्चन बना रही हो, इंटरव्यू ले रही हो, ऑब्जर्वेशन कर रही हो, एग्जिस्टिंग डेटा ले रही हो, है ना, डेटा सेट। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू क्या है, प्राइमरी डेटा। एग्जिस्टिंग डेटा सेट क्या है, ये सेकेंडरी डेटा। डेटा कलेक्शन में तुमको बताया जाएगा कि तुम कौन सा डेटा यूज करोगी, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, ठीक ना। तुमको डेटा लेना है तो क्या यूज कर रही हो, क्वेश्चन प्रिपेयर करिए प्राइमरी डेटा, इंटरव्यू ले रही प्राइमरी डेटा, ऑब्जर्वेशन कर रही प्राइमरी डेटा, या एग्जिस्टिंग डेटा ले रही हो, मान लो कोई स्कूल में या तुम्हारा पहले से कोई डेटा है बना वहां से ले रही हो, तो ये सेकेंडरी डेटा। कौन सा डेटा यूज करी, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, कौन सा डेटा यूज कर रही हो। उसके बाद तुम डेटा को एनालाइज करोगी, तो यहाँ पे तुम क्वांटिटेटिव मेथड यूज करोगी, क्वालिटेटिव मेथड यूज करोगी, जब यूज टू स्टैटिस्टिकल टूल। एनालिटिक डेटा का डेफिनेशन यहाँ पे है, ये सब तुम डेफिनेशन छोड़ दो। डेटा को इंटरप्रेट करेंगे कैसे, एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज कर कर, ठीक ना। जैसे टी टेस्ट, एस टेस्ट, जेड टेस्ट का यूज करके मैं डेटा को चेक करूंगी, ठीक है ना। एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस, मैं डेटा एनालिसिस के लिए क्या करूंगी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करूंगी, एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। यहाँ का भी डेफिनेशन वही बोला कि मैं क्या करूंगी, डेटा को ट्रेन या पैटर्न या जो भी इंटरप्रेट जो डेटा आएगा उसको मैं टूल का यूज करने टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करूंगी। तो ये शॉर्टकट में पूरा लिखा हुआ है कि जब मुझे डेटा एनालिसिस करना होगा ना तो मैं एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करूंगी, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ गया। अब देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे ना, ये लैब में जाके करेंगे, है ना। अब मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन को लेकर पूरा यूज करूंगी, तो अब मैं यहाँ पे पूरा स्केल वगैरह सब यूज करूंगी, प्राइमरी डेटा यूज करूँ कि सेकेंडरी डेटा यूज करूँ, नहीं सॉरी, टी टेस्ट यूज करूँ कि जेड टेस्ट यूज करूँ, है ना, मेरा क्या सही होगा क्या गलत होगा, क्या मेरा नल सही हुआ कि तुम्हारा अल्टरनेटिव सही हुआ, कौन रिजेक्ट होगा कौन एक्सेप्ट होगा, ये सब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते हैं। उसके बाद हो गया इंटरप्रेट एंड डिस्कस द रिजल्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंडिंग बैक टू रिसर्च क्वेश्चन, डिस्कस द इम्प्लीकेशन एंड लिमिटेशन हाउ इट फिट विद द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। उसके बाद जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग लिटरेचर तुम पढ़ी उसको डिस्कस करोगी, अपना अपना रिसर्च को डिस्कस करोगी कि क्या तुमने फाइंडिंग पाया, क्या तुमने क्वेश्चन निकाला, क्या इम्प्लीकेशन है ना। आज जो गया क्राइसिस का क्या इम्प्लीकेशन है, उसमें लिमिटेशन क्या है। उसके बाद तुम रिपोर्ट बनाओगी, उसके बाद तुम उसको शेयर करोगी। शेयर कैसे करोगी, या तो तुम रिसर्च पेपर बना दोगी, या तुम थीसिस बना दोगी, या तुम आर्टिकल बनाओगी, या तो तुम पब्लिश कराओगी, या तो तुम कॉन्फ्रेंस में बोलोगी, या तुम जर्नल में पब्लिश करा दोगी, है ना। या तुम पब्लिश कराओगी जर्नल में, या तुम कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करोगी, तुम कहाँ करना चाहती हो तुम्हारा मर्जी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रिसर्च का पर्पस, पूरा प्रोसेस, रिसर्च का प्रोसेस क्या है। अब हम लोग रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। देखो मैं तो आधा घंटा से वेट कर रही थी, तो कितना आफीन आई तुम्हारा 7:18 में, हाँ। और अंजलि तो लग रहा आज क्लास ही नहीं आई नहीं ना, अंजलि आई नहीं। अंजलि से हम बात करेंगे कल से, तुम 8 ही बजे क्लास ज्वाइन करो, ऐसे तो आती तो लेट ही में आती ना। एक बार मैं बात कर लूंगी वो कितना बजे से ज्वाइन करेगी। वो बोलेगी कि नहीं मैम हम 7 बजे से क्लास ज्वाइन करेंगे, तो मैं फिर आफिन को 4:30 से कर दूंगी क्लास, 4:30 से 5:30। उसका टीचर वाला मुझे अलग से तैयारी कराना पड़ेगा ना इसे। वो तो इसी का टॉपिक है, मैं तो करा दूंगी तो नेट में, वो तो मुझे बाद ही करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं, अलग टॉपिक तो है नहीं। मुझे कुछ अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा, सब इसी का है, खाली इतना फर्क है कि छोटा करना पड़ेगा। और मैं चाहूँ तो मैं करवा दूंगी, मुझे लगेगा तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि तुम लोगों का अलग है यार, वो तो तुम लोगों को भी पढ़ना है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन तुम लोग वो पढ़ चुकी हो तो बार बार पढ़ोगी तो तुम लोग अच्छा भी नहीं लगेगा, और मैं उतना अच्छा से उसको समझा भी नहीं पाऊंगी जैसे उनको उसको। आफिन को तो मुझे तुमको अच्छे से थोड़ा समझाना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए न्यू टॉपिक है। और तुम लोगों को अगर मैं ऊपर ऊपर से भी समझा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये बात है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है कि रिसर्च में तुम्हारा रिलेबिलिटी होनी चाहिए, रिलेबिलिटी मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए और ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। अब तुम्हारा ट्रस्ट कब होगा, मैं आज कुछ और बोली कल कुछ और बोली तो बोलेगा ये इंसान कंसिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल कल आज, कल कुछ और परसों कुछ और। हाँ जैसे कि जैसे तुम देखी होगी कि कैसे कल हम लोग वीडियो देख रहे थे जब यूट्यूब पे, तो हम बोले ना कि तुम देखो लड़का लोग बहुत कमेंट लिखा है कि सर आप गलत आंसर बताएं गलत आंसर बताएं,
और मैं भी बोली कि हाँ मैंने भी देखा, तो मुझे लगा एक दो आंसर गलत सर बताए हैं। तो अब उस सर का ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट नहीं रहा, अना कंसिस्टेंट रहा। ठीक है, तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च में। तो तुमको रिसर्च की और उसका तुम फाइंडिंग निकालो, तो उस फाइंडिंग कंसिस्टेंस होना चाहिए। तुम जो कंक्लूजन निकाली हो ना वो रियल में होना चाहिए। अब जब कंसिस्टेंस रहेगा, मतलब दूसरा भी कोई रिसर्चर आके रिसर्च किया, देखा तो बोला हाँ ना बिल्कुल सही रहे, बिल्कुल ये जो बात बोला वो तो बिल्कुल है। मतलब जैसे कि अभी हम बताएं कि रोहिंग्या क्राइसिस में जो बच्चे थे, तो उनको, उनका तो फ्यूचर खराब हो रहा है, उनको हर चीज से लड़ना पड़ा, उनको डिफरेंट डिफरेंट बीमारी हो रहा, इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, रहने का घर नहीं है, बच्चों का तो बचपना खराब हो रहा है ना। ये मैंने रिसर्च में अपना फाइंडिंग निकाला। तो ये रहना भी चाहिए। अब कोई दूसरा रिसर्चर देखे हाँ वो होना चाहिए, अब वो है ही नहीं है, अब मैंने अपनी मर्जी से यूटोपियन टाइप का लिख दिया, तो वो, तो फिर तो मेरे रिसर्च पे कोई ट्रस्ट नहीं ना करेगा। तुम्हारा रिसर्च पे तभी जब कोई रिसर्च करेगा, कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब वो जो मैंने बात निकाला, जो मैंने फाइंडिंग निकाला, वो होना चाहिए रियल में, वो होना चाहिए। दूसरा रिसर्चर भी अगर रिसर्च करे तो पता चले कि नहीं ठीक ही, तो वो ठीक ही लिखी है, हाँ ऐसा ऐसा तो है। ठीक, तो बच्चे के साथ अब मैं लिख दूं कि हाँ रोहिंग्या के का बच्चा ऐसे ऐसे है, और वो लोग मजे से अपना आराम से जिंदगी गुजार रहा, तो ये तो मेरा रिसर्च में फिर ट्रस्ट नहीं हो जाएगा, अनट्रस्ट हो जाएगा। फिर तो कोई लोग मेरे रिसर्च पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। तो रिसर्च में रिलायबिलिटी होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए और ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए रिसर्च, ये होना चाहिए। रिलेबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट या ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा कि वैलिडिटी होनी चाहिए, रिसर्च में वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब क्या है? टेस्ट मेजर व्हाट इज टू सपोज टू मेजर, जो चीज तुम मेजर करना चाह रही हो वही मेजर करो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स कुछ और पे, तुम हाइपोथेसिस कुछ और पे बनाई हो, टेस्ट तुम कुछ और पे कर रही हो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि मेरे रोहिंग्या क्राइसिस, तुमने गैप निकाला और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स में क्या था कि मेरे रोहिंग्या क्राइसिस का इफेक्ट किस किस चीज पे पड़ रहा, रोहिंग्या क्राइसिस होने के बाद लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो मैंने लोगों पे तो लिखा, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा है ना, तो मैंने लिख रहा, मैं लिख रही हूँ, ठीक ना। तो मैं इसी मेजर कर रही हूँ, मेजर करते करते मैं पहुंच जाऊंगी दूसरे टॉपिक में, मतलब मैं पहुंच जाऊंगी कुछ और पे। मैं मेजर करना चाह रही हूँ कि रोहिंग्या क्राइसिस का इफेक्ट से लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो मैं सबको मेंशन करूंगी कि बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ा, वुमेन पे क्या पड़ा, चिल्ड्रन पे क्या पड़ा, है ना, जो यूथ है उसके पे क्या पड़ा, ये सब मैं लिख दी। ठीक है, ये सब मैं लिखी तो मेरा ठीक है, तब मेरा वैलिडिटी, क्योंकि मैंने जो मेजर किया मैंने वही मेजर को मेंशन भी किया। लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ कुछ और, मैं फिर चल गई म्यांमार में हिस्ट्री के पढ़ने में कि वहां से ऐसे लड़ा, मतलब मैं बोल कुछ और रही हूँ और कर कुछ आ रही हूँ, ठीक है ना। मैंने अपने रिसर्च में मेंशन कुछ और किया है और मैंने उसको फाइंड आउट कुछ और कर रहे हैं, तो ये वैलिडिटी नहीं होगा। तो टेस्ट मेजर, तुम वही टेस्ट करो व्हाट इज इट सपोज टू मेजर, जिसको तुमने माना है, जिसको तुमने अपने रिसर्च में मेंशन किया उसी को तुमको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर जिससे तुम रिसर्च में जिसने तुम, सॉरी, तुमने अपने रिसर्च में जिस चीज को प्रॉब्लम बनाया है और जिस चीज के लिए तुम रिसर्च कर रही हो, अगर उसी को तुम टेस्ट कर रही हो ना जाके, उसी के बेस पे तुम फाइंडिंग निकाल रही हो, यानी तुम्हारे रिसर्च में वैलिडिटी है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी, फ्री एंड फ्री फ्रॉम बाइस, ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाओ, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि तुम्हारा जब तुम रिसर्च लिखो तो उसमें तुम बाइस नहीं होना पड़ेगा, जो फैक्ट है वो बोलना पड़ेगा। ये तुम के नहीं, मान लो कि मैं कोई इस्लाम पे, मैं मुस्लिम लड़की हूँ और मैं अपने ही मजहब पे, मैं अपने ही मजहब के बारे में कुछ लिख रही हूँ आर्टिकल वगैरह या कोई बुक, तो मैं, मुझे मेरे मेरे पे एज ए रिसर्चर मेरे पे ये ड्यूटी है कि मैं अपने कास्ट के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में मेरिट्स भी लिखूं, डिमेरिट्स भी लिखूं। अगर मैं सिर्फ मेरिट्स लिख रही हूँ ना तो मैं बायस हो जाऊंगी। ठीक है, और जब मैं दोनों चीज लिखूंगी ना तो मेरा रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी है, यानी फ्री फ्रॉम बायस है, मेरा रिसर्च बायस से फ्री है। तो इसी तरह अगर कोई रिसर्चर करता है ना, तो उसको रिसर्चर ये रिसर्च करे तो ये सोच के रिसर्च ना करे कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ या मैं अपने कम्युनिटी के लिए, मैं सब अपने सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, सबों के लिए, मेरे रिसर्च से सबको फायदा हो। ठीक है, ये सोच के करे, तब वो बायस नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद बोला क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, रिसर्च में क्रेडिबिलिटी, सॉरी, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब रिसर्च में प्राइमरी डेटा मोर, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी डेटा होना चाहिए सेकेंडरी डेटा से। देखो, सेकेंडरी डेटा पे तुम ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि तुम उस पर्सन पे क्रेडिट, मतलब हाँ तुमको विश्वास है, बिलीव है, क्रेडिट है,
कब होगा? जब तुम देखो प्राइमरी डेटा मैं तुमको पढ़ा चुकी हूँ और सेकेंडरी डेटा भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है जब तुम जाके खुद से इंटरव्यू किसी पर्सन से ले रही हो, ठीक है, वो होगी प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है? तुम किसी बुक से लिख रही हो डेटा, है ना? तो बुक वाला डेटा तो तुम्हारा उतना रिलेबल नहीं हुआ, उतना तो क्रेडिबल नहीं हुआ। वो तो बुक ने लिखा है, पता नहीं उसने सही लिखा कि गलत लिखा। लेकिन जो मैंने खुद से जाके पूछा, चलो मैं एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। देखो, मैंने हम लोग जो भी पढ़ रहे, अभी हम लोग गजा के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में जो भी सुन रहे, न्यूज से सुन रहे, सेकेंडरी डेटा है वो। हम लोग जो भी देख रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी डेटा है। पता नहीं कितना सच कितना झूठ, वहां के कैसा हालात है, हम लोग को कुछ नहीं पता है। वो छोड़ दो, उसके बारे में फिलिस्तीन के बारे में मेंशन नहीं करे, वो लोग तो ऑलरेडी इतना परेशान है। और मैं इसराइल के बारे में मेंशन करती हूँ। ये सिर्फ इसराइल के बारे में सब बोल रहा कि मार दिया, मार के गिरा दिया, है ना, सब ऐसे बोल रहा, ठीक है ना। तो ये तो सेकेंडरी डेटा हम लोग को मिल रहा कि लोग, हम लोग को न्यूज भी बताया जा रहा, न्यूज के थ्रू हम लोग को बताया जा रहा है ना। तो ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है कि पता नहीं इसराइल का हालत कैसा है। लेकिन तुम जाके इसराइल में अगर देखोगी ना कि वहां का हालत कैसा है, यानी वो प्राइमरी डेटा हो गया, तो वो ज्यादा रिलेबल होगा। तुम जाके देखकर वहां के लोगों का इंटरव्यू लोगी, वहां के लोगों का सोच जानोगी कि आपको आपके गवर्नमेंट के बारे में क्या राय है, ठीक है। आप क्या चाह रहे कि मतलब ऐसा नेतन्याहू का रिजीम चेंज हो जाए, क्योंकि ये मुल्क में वार का सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। जैसे पहले खबर आया था कि वहां का लोग है ना छोड़ के भाग रहा है, ठीक है ना। फिर इसराइल के लोग जो है ना वहां से छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि वार होगा तो जो कोई भी कंट्री में रुकेगा नहीं, तो सब यहाँ वहां भाग रहा है ना। तो बोला गया कि फिर उसके बाद वहां पे अनाउंसमेंट हुआ तो लोग रुक गए। तो ये तो हम लोग को सेकेंडरी डेटा मिल रहा, लोग जो बोल रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग जाएंगे इसराइल में, देखेंगे और लोगों से पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, अपने आंखों से देखेंगे, वो हो गया प्राइमरी डेटा, तो वो ज्यादा रिलेबल होगा, वो ज्यादा रिलेबल होगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, फिलिस्तीन का भी यहाँ पे एग्जाम्पल बन सकता है कि जैसे कि हम लोग देखे नहीं, हम लोग को जो वीडियो आ रहा है हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जाके हम लोग देखेंगे तो हो सके हम लोग का दिल ही कांप उठ जाए, उन लोगों का कितना बुरा हालत हो गया है ना। तो जाकर देखेंगे तो हम लोग ज्यादा ठीक लगेगा। तो वही बोला कि क्रेडिबिलिटी किसमें होगा? प्राइमरी डेटा में ज्यादा लोग विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे। क्यों? तो अगर रिसर्च में अगर प्राइमरी डेटा यूज करेंगे तो ज्यादा बिलीव है, क्योंकि तुमने जाकर किया। अगर मैं रिसर्च करूंगी, मैं अगर रिसर्च करूंगी कि इसराइल और इसराइल और फिलिस्तीन का हालत पे मैं तुम्हारा रिसर्च करूंगी, मान लो मैं इस पे रिसर्च करना चाहती हूँ। और मैं अपने रिसर्च में जब डेटा कलेक्ट कर रही हूँ ना, तो मैं डेटा क्या की, न्यूज से डेटा ले ली, विकिपीडिया से डेटा ले ली, आर्टिकल से डेटा ले ली, ये सब मैंने लिख दिया। तो मैंने जो डेटा यूज किया वो प्राइमरी डेटा, सॉरी सेकेंडरी डेटा है। क्यों? क्योंकि मैंने पूछ के नहीं किया, हो गया। तो ये मेरा ज्यादा रेलेबल नहीं होगा, लोग पढ़ेंगे क्योंकि तो सुना सुनाया बात पे मैंने रिसर्च कर दिया, डेटा बना दिया। लेकिन मैंने जाकर फिलिस्तीन में देखा लोगों का हालत कैसा है, ठीक है। देख कर उसके बाद मैंने लिखा, उसके बाद मैंने इसराइल में देखा, और उसके बाद मैंने लोगों का कंडीशन देखा, और उसके बाद में जब रिसर्च लिखूंगी ना तो लोग ज्यादा बिलीव करेंगे, है ना। बोलेंगे कि आपके रिसर्च में क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि आपने प्राइमरी डेटा यूज किया, आपने खुद से जाकर इंटरव्यू लिया, आपने अपने आंखों से देखा, है ना कि आपने सेकेंडरी डेटा यूज किया। समझ में आ गया? क्रेडिबिलिटी का मतलब यही है कि प्राइमरी डेटा ज्यादा यूज करो तो तुम्हारा रिसर्च जो है क्रेडिबल रहेगा। उसके बाद एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। भाई सुनो, जब तुम रिसर्च करो, फाइंडिंग करो, तो प्लीज तुम उसमें फ्री रहो, किसी एरर से फ्री रहो, गलती मत करो। इंस्वायरिंग द डेटा एंड फाइंडिंग द एग्जैक्ट एंड द फ्री फ्रॉम एरर। गलती ना करो भाई। और गलती करने का मतलब बोल रही कुछ और, फाइंडिंग कुछ और निकाल रही, कंक्लूजन कुछ और निकाल रही, तो तुम्हारा रिसर्च तो गलत हो जाएगा ना, एरर हो जाएगा, है ना। रिसर्च में एक्यूरेसी होनी बहुत जरूरी है, रिसर्च में रिलायबिलिटी होनी जरूरी है, वैलिडिटी होनी जरूरी है, ऑब्जेक्टिविटी होनी जरूरी है, क्रेडिबिलिटी होनी जरूरी है, एक्यूरेसी होनी जरूरी है, प्रिसिशन होनी जरूरी है। रिसर्च जनरल एबिलिटी होनी चाहिए, रिसर्च जनरलाइज होनी चाहिए। आ जाओ मैं एग्जांपल दे दूं। अब जैसे मैं अभी जैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में बोली कि मैं उन पे रिसर्च करेंगी कि दोनों का हालत का क्या कंडीशन है, तो मैंने दोनों से किया, लेकर आई डेटा। अब वो मैं जो बुक लिखूंगी ना, वो दुनिया के सारे लोगों पे अप्लाई, सब लोग उस बुक को पढ़ेंगे। मैंने सबको बता दिया, मैंने अपनी थ्योरी को लाके अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल भी दे रही हूँ, जैसे कि तुम्हारा न्यूटन जो था, तो उसने देखा कि ग्रेविटी में, उसने देखा कि एप्पल गिरा, है ना, एप्पल गिरा, तो उसने उससे रिलेटिव थ्योरी लाया, उसने थ्योरी ला के लोगों पे अप्लाई कर दिया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। जब नहीं एक्सेप्ट करेगा तो नहीं, तुम्हारा थ्योरी जनरलाइज नहीं होगा, तो तुम्हारा रिसर्च कंप्लीट नहीं होगा। थ्योरी जनरलाइज होना चाहिए,
ठीक है। द डिग्री विच कहाँ गया, द डिग्री टू विच रिजल्ट कैन बी अप्लाई ऑफ लार्ज पॉपुलेशन में होना चाहिए अप्लाई, है ना, बियॉन्ड द सैंपल यूज इन द स्टडी। बोला कि लार्ज लोगों पे अप्लाई होना चाहिए तुम्हारा जो रिसर्च आएगा। अच्छा, इम्पेरिकल भी होना चाहिए तुम्हारे रिसर्च में। इम्पेरिकल, इम्पेरिकल मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। रिसर्च में एक्सपेरिमेंट भी जरूरी है और ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है ना। देखो इम्पेरिकल रिसर्च जो है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है। तुमको अगर डेटा यूज करना है, जैसे तुमको अगर डेटा लेना है भाई, तुम इम्पेरिकल रिसर्च भी यूज करो। तुमको कितना भी पैसा खर्चा है, इसलिए तो हम लोग जैसे इंसान बड़ा बड़ा रिसर्च नहीं कर पाएगा। हम लोग से तो पैसा कहाँ से आएगा कि हम बाहर कंट्री में जाके रिसर्च करें, ठीक है ना। हमको जैसे अफगानिस्तान के रिजीम पे, अफगानिस्तान के रिजीम पे स्टडी करना है तो मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, वहां पे 1 साल रुकना पड़ेगा, वहां पे मुझे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन मुझे इम्पेरिकल मेथड यूज करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में कैसा डेमोक्रेसी है, लोग वहां पे कैसे रह रहे हैं, क्या लोगों के बोलने की फ्रीडम है। वो 1-2 दिन में तो समझ में आएगी नहीं, कम से कम तुमको 1 ईयर रुकना पड़ेगा, 1 ईयर या 6 मंथ रुक के तुमको वहां पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि लोग यहाँ पे फ्री है कि नहीं, गवर्नमेंट का यहाँ पे लोगों के लाइफ में कितना कंट्रोल है। अच्छा, अच्छा वोट होता तो कैसे वोट होता है, स्कूल कॉलेज में लड़कियां जाती है कि नहीं जाती है, ये सब मैं ऑब्जर्वेशन करूंगी। ऑब्जर्वेशन करके भी मैं लिखूंगी अपने रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट करूंगी, मैंने खुद से जाके किया। जैसे इसराइल और फलस्तीन में भी अगर मुझे रिसर्च करना हो तो मैं जाकर मुझे देखना पड़ेगा वहां पे दोनों का कंडीशन, खुद से ऑब्जर्वेशन करेगा लोग कितनी प्रॉब्लम में, कितने तकलीफ में, है ना। या ये जाके देखना पड़ेगा। वार करने वाले तो वार कर लेते हैं लेकिन सिविलियन को ही नुकसान होता है। सिस्टमेटिक रिसर्च होना चाहिए भाई, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हम लिटरेचर रिव्यू कर दिए फिर प्रॉब्लम फाइंडिंग करें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रिसर्च में सिस्टमेटिक होनी चाहिए। रिसर्च जो फॉलो होगा वो स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज प्रोसेस होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज होना चाहिए। अच्छा, कंट्रोल फैक्टर तुम्हारा वेरिएबल के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होती है उस पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होगा तभी तो तुम अपने रिसर्च को ये कर पाओगे। दीज आर वेरिएबल रिसर्च कीप द कांस्टेंट टू प्रिवेंट them from the influencing outcomes of the experiment. This help the isolate effect the independent variable dependent variable. तुमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पे कंट्रोल होना चाहिए। सॉरी, इतना नींद लग रहा है, क्या बता। अच्छा, तुम्हारा रिसर्च साइकिल होना चाहिए। साइकिल के मतलब तुम रिसर्च कर गई, तुम उसको दोबारा कोई आदमी आएगा उसको भी रिसर्च, उसको फिर से रिसर्च करेगा, कर सकता है। रिसर्च साइक्लिंग ने, रिसर्च साइक्लिंग नेचर का होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो आरसी। बिल्कुल, पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले क्या है तुम्हारा रिसर्च का नाम नहीं देखेंगे क्या बोल रहा, हमको अपना प्रोसेस यूज करना है। प्रोसेस क्या बोला भाई, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। देखो पहले एक से ही बन गया। उसके बाद तुम्हारा रहता है लिटरेचर रिव्यू, तो लिटरेचर रिव्यू है नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में है नहीं। उसके बाद तुम्हारा बोला कि हाइपोथेसिस बनाना है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, है ना। उसके बाद तुम्हारा बोलता है रिसर्च डिजाइन करने के लिए, रिसर्च डिजाइन है ना। सैम्पलिंग, फिर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन भी है। लास्ट में डेटा एनालिसिस, फिर लास्ट में जनरलाइज हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। Define the research problem, hypothesis making, and draw research sample and hypothesis testing. और जो मैं देखती हूँ ऑप्शन नंबर 2 भाई जाओ। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब हम बोले थे केयरफुली चूज करना टर्म, मतलब जो भी टॉपिक वगैरह लेना वो हो गया। ए का फूल। उसके बाद तुम्हारा ड्रो रिसर्च सैंपल में तुम्हारा हो जाएगा बी का, सी का 2। सी का 2 तो तुम्हारा यही यूनिट क्या करता है, सैंपल क्या करता है, यूनिट को रिप्रेजेंट करता है ना। सैंपल क्या करता है, यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। सैंपल क्या होता है, देखो इतना बड़ा ये है, इतने सारे लोग हैं,
तो हम क्या कर दिए, एक यूनिट ले, ये सैंपल लिए और ये पूरे को रिप्रेजेंट करेगा, पूरा यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, हो गया। मैं पूरा को थोड़ी लेकर रिसर्च करूंगी, मैं 4% को ले लेती हूँ, 4 को यूनिट उठाऊंगी, इन पे रिसर्च करूंगी। ठीक है, हो गया। कहाँ गया तुम्हारा, ए का 4 और बी का तुम्हारा हो गया 3। हाइपोथेसिस बनाना और टेस्टिंग करना यहाँ पे, अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस। ये एक्चुअल में डेटा यहाँ पे पता गलत दिया हुआ, देखो हाइपोथेसिस मेकिंग में होगा तुम्हारा ये वाला, ठीक है ना, रिलेशनशिप देखना, ये करना है, यूज करना, ये वो करना, ये बात बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा हाइपोथेसिस, हम लोग डेटा कलेक्शन में जब यूज करते हैं तो ये वाला डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं, अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ये डेटा एनालिसिस में करते हैं। बट यहाँ पे उल्टा दिया, यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दे दिया ये, और ये वाला दे देंगे। हालांकि जब हम लोग हाइपोथेसिस मेकिंग बनाते हैं ना, वहां पे से हम लोग सिर्फ मेकिंग करते हैं, बनाते हैं, वेरिएबल को लेकर कंपेरिजन नहीं करते, रिलेशनशिप नहीं देखते, रिलेशनशिप तो हम लोग टेस्टिंग में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही गलत है अगर तुम देखा जाओगे, ठीक है। अच्छा आरसी आज का तो ये हो गया ना, चलो हाँ, हो गया, आंसर तो डी था, और ये तो कंप्लीट हो गया। ये वाला तो हो गया, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिसर्च प्रोसेस। हम लोग रिसर्च में सबसे पहले प्रोसेस ही करते हैं। हम ना इसको पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग आएंगे पार्ट पढ़ने के लिए, ठीक है ना। देखो रिसर्च प्रोसेस क्या है, देखो रिसर्च प्रोसेस ऐसा चीज है ना कि हम लोग को पीएचडी में भी काम देगा। तुम पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो लोग पूछ लेगा रिसर्च का प्रोसेस बताओ, ठीक है ना। या रिसर्च प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द रिसर्च प्रोसेस। द रिसर्च प्रोसेस इज ए स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज टू कंडक्ट रिसर्च। जब तुमको रिसर्च कंडक्ट करना है ना, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए तुम स्टेप बाय स्टेप जो मेथड यूज करती है ना, उसको ही रिसर्च प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में तुमसे पूछे कि व्हाट इज ए रिसर्च प्रोसेस, तो रिसर्च प्रोसेस एक स्टेप है। अगर तुमको रिसर्च कंडक्ट करना है तो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो तुम मेथड यूज करती हो ना, स्टेप बाय स्टेप, उसी को बोला जाता है रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। फ्रॉम आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम टू रिपोर्टिंग द रिजल्ट, है ना। इसमें तुम क्या करती हो, आइडेंटिफाई करती हो और उसके बाद प्रॉब्लम को पहचानोगी पहले, उसके बाद लास्ट में तुम रिजल्ट निकालती हो, है ना। इसमें पहले तुम आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से रिपोर्ट द रिजल्ट तक पहुंच जाती हो, ओके। उसके बाद तुम्हारा बोला कि पहला क्या है, चलो पहले पढ़ते हैं। पहला क्या है तुम्हारा रिसर्च प्रोसेस में, पहला जो आएगा ना उसका पहला का मतलब है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या टॉपिक। सबसे पहला देखो, मुझे इसको दूसरे कलर से करना चाहिए, सॉरी, मतलब मिल जाएगा। एक नंबर क्या बोला कि पहला जो रिसर्च का प्रोसेस है ना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या टॉपिक। देखो सबसे पहले अगर तुमको डिजर्टेशन करना है या रिसर्च करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले तुमको टॉपिक को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक को चूज करना पड़ेगा, या तुमको प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखना पड़ेगा, किस पार्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम है ना। तुम्हारा प्रॉब्लम चूज करना पड़ेगा। टॉपिक रिसर्च का मतलब क्या है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, पता करना। अच्छा, उसके बाद चूज द सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हारा किस एरिया में इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट को चूज करो। तुम एक सब्जेक्ट को चूज करो, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, ठीक है ना। केयरफुली चूज करना है, केयरफुली, बिल्कुल केयरफुली। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम में तुम्हारा क्या करना है, हमको प्रॉब्लम में टॉपिक को चूज करना है, लेकिन केयरफुली चूज करना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसी पे। हम कभी भी किसी से पूछेंगे ना, बताइए ना आप पीएचडी कैसे करते हैं, हमको बताइए ना। तो शुरू में हमको तो अब समझ में आ गया, पहले नहीं आता था, तो बस सबका एक ही था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब कहाँ, ये भी तो बताओ। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि तुम्हारा जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है, ठीक है, जिस तुम्हारा जहां माइंड जा रहा बार बार, जिस चीज को बार बार खोजड़ रहा है ना, वही तुम्हारा हो गया एरिया ऑफ इंटरेस्ट। केयरफुली चूज करो, फिर डिफाइन करो रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चंस को, और फोकस करो प्रॉब्लम को क्लियर, है ना। प्रॉब्लम देखो क्या, प्रॉब्लम को क्लियर करो कि कौन सा प्रॉब्लम है। मैं ये प्रॉब्लम को चूज करूँ तो इसको पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो कि क्या प्रॉब्लम है ना, कैसे सब जानो,
फोकस करो, वो रिसर्चेबल है कि नहीं, वो रिसर्चेबल है कि नहीं, जिस टॉपिक को तुम यूज कर रहे हो क्या वो रिसर्चेबल है कि नहीं। जैसे मैं बता रही हूँ कि अभी रोहिंग्या क्राइसिस में बहुत रिसर्च चलता है, ठीक है ना। तो मैं बोली कि जब निगार का चल रहा था तुम्हारा डिसर्टेशन, तो मैं बता दी कि तुम उसको उस पर ले लो रोहिंग्या क्राइसिस। जैसे ही वो लेके गए मैम के पास डिसर्टेशन, मैम बोली ये तुम्हारा नहीं है टॉपिक। क्यों? क्योंकि मैम पकड़ी कि एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट कभी भी इतना हार्ड टॉपिक को, कभी भी इतना स्टैंडर्ड टॉपिक को नहीं उठा के लेकर आएगा, और ये तो एक ग्रेजुएशन का है। मैम बोली जरूर तुम किसी है ना कोई है ना बहुत ही जानकार आदमी से तुम लेकर आई हो। तब वो क्लास में बोला हाँ हाँ इसकी मैम तो नेट सेट क्वालिफाई, तो वही बताई। तो रिसर्च केबल होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब रोहिंग्या जो टॉपिक है ना वो रिसर्चेबल है, तुम उस पर रिसर्च कर सकती हो। लेकिन ऐसा कुछ टॉपिक मत उठा के लिया जो रिसर्च का काबिल ही ना हो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम में तुमको क्या करना है, टॉपिक को केयरफुली चूज करना है, फिर तुमको देखना है कि मेरा उस प्रॉब्लम में एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम रिसर्च के काबिल है कि नहीं। हो गया पहला प्रोसेस, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हो गया रिव्यू द लिटरेचर। मान लो कि तुम रिसर्च कर रही हो, तो माइंड में बैठा लो तुम एक रिसर्चर हो, तुम रिसर्चर हो, माइंड में बैठा लो। अब हमको रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करना है। अब सुनो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या। मान लो कि रोहिंग्या ही का मैं एग्जांपल देती हूँ, तो रोहिंग्या ही मैं ले रही हूँ। मान लो कि मेरा रिसर्च रोहिंग्या पर है, ठीक है, रोहिंग्या क्राइसिस पर। तो रोहिंग्या क्राइसिस पे मैं जो रिसर्च कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे सबसे पहले रोहिंग्या क्राइसिस से रिलेटिव कौन कौन पर्सन बुक लिखा है, जितना भी बुक उस टॉपिक से रिलेटेड है ना, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है ना, गेदर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। ये जो टॉपिक है मान लो कि रोहिंग्या क्राइसिस, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन है ना उसको गेदर करो। किससे? लिटरेचर रिव्यू से। तो मैंने मान लिया बुक देख लिया, मैंने आर्टिकल देख लिया, ठीक है, मैंने ये सब देख के मैंने लिटरेचर रिव्यू की, मैं लिटरेचर रिव्यू की, ठीक है, मैंने लिटरेचर रिव्यू किया। अब लिटरेचर रिव्यू में तुमको आइडेंटिफाई करना है गैप, तुमको गैप देखना है। गैप का मतलब क्या, अभी तक इस रिसर्च में क्या नहीं हुआ है। जैसे मान लो कि मैंने एक रोहिंग्या क्राइसिस का कोई आर्टिकल लिया और मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि उसमें सब चीज के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये चीज नहीं उठाया गया प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं उठाया गया कि जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ तो बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ा, रोहिंग्या क्राइसिस के चिल्ड्रन पे क्या इफेक्ट पड़ा, इस पे मैंने फोकस नहीं किया। ये गैप है बुक में। तो मैंने इस क्वेश्चन को एराइज किया कि सर ये वाला गैप है। इन्होंने बुक में सारा चीज मेंशन किया, बच्चों के बारे में इन्होंने मेंशन नहीं किया कि बच्चों के साथ तो भी हुआ कितना गलत। बच्चा का तो बचपना खत्म हो गया, है ना, उनका भूखमरी मर, उनका बचपन है क्या, बचपन कैसा था, बहुत खूबसूरत होता है। उनका खूबसूरत बचपन कहाँ रहा, वो तो जहाँ तहाँ कैंप में है ना रह रहे। डिबेट देखो, की थ्योरीज देखो, क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन बनाओ, डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेशन नहीं कहता, अवॉइड करो डुप्लीकेशन को, तुमको क्वेश्चन बनाना है। रिव्यू द लिटरेचर में क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। पहले गैप देखो, गैप देखो क्वेश्चन बनाओ। अब क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि अब देखो ये भी एग्जाम में आता है कि तुम्हारा रिसर्च लिटरेचर, रिव्यू द लिटरेचर, जब तुम रिव्यू द लिटरेचर कर रही हो ना, तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, योर क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए। पहला क्वेश्चन होगा, इसमें जब लिटरेचर रिव्यू में तुमको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना, तो किस टाइप का क्वेश्चन बनाना होगा। देखो, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च हैज बीन डन इन द एरिया। तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में ये राइज करना है, ये जो रिसर्च है ये किस टाइप का है, किस एरिया पे है, ठीक है ना। व्हाट रिसर्च, व्हाट रिसर्च मेथड हैव बीन यूज, इस रिसर्च में कौन सा मेथड यूज किया गया है, ये क्वेश्चन राइज करना है। इसमें क्या अभी गैप, गैप हम बोले ना, गैप पता क्या अभी तक का इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया है। अभी मैं बोली गैप क्या हमने निकाला, चिल्ड्रन के बारे में उन्होंने कोई भी मेंशन नहीं किया है कि रोहिंग्या क्राइसिस का जो इफेक्ट है उनके साथ जो, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रोहिंग्या क्राइसिस जो है कॉक बाजार में रहते हैं, बांग्लादेश के कॉक बाजार में रहते हैं, कोई कैंप में रहते हैं, लेकिन उन सब का बच्चों पे भी तो बहुत भयानक असर पड़ रहा है। वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है कि रोहिंग्या क्राइसिस, रोहिंग्या के बच्चों का क्या हाल हो रहा है रोहिंग्या क्राइसिस के बाद, ये अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है। ये मैं क्वेश्चन में लिखूंगी कि व्हाट एरिया हैज नॉट बीन इन्वेस्टिगेट, इस एरिया में, इस रिसर्च में अभी भी बच्चों के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, ये बोलूंगी, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर आएगा तुम्हारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अगर तुम इंटरव्यू देने गए पीएचडी का या टीचर का एग्जाम में, तुमसे रिसर्च क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर फटका हुआ प्रोफेसर होगा तो वो तो तुम्हारा ये पीएससी में भी पूछ सकता है, तुम्हारा 10 मार्क्स का जो इंटरव्यू रहता है। और अगर सटका हुआ नहीं होगा तो नहीं पूछेगा। लेकिन
तुम्हारा पीएचडी में पूछता है रिसर्च से क्वेश्चन, तो पूछ लिया कि बताओ रिसर्च का प्रोसेस क्या था, तुम बोल देना आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसमें है, मेरा केयरफुली टॉपिक चूज करना, और वो रिसर्चेबल होना चाहिए। दूसरा क्या बोले, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में मुझे गैप देखना है, पहले तो मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, उसके बाद उसमें गैप देखना है, फिर क्वेश्चन एराइज करना है। क्वेश्चन एराइज करना ये कि अभी तक इस एरिया में क्या क्या नहीं हुआ है, अभी तक ये नहीं हुआ है, वट एरिया हैज नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड, इस एरिया में अभी तक काम नहीं हुआ। किस एरिया में काम नहीं हुआ है, देखो रोहिंग्या एरिया क्या था, रोहिंग्या क्राइसिस, लेकिन रोहिंग्या क्राइसिस के जो चिल्ड्रन है ना, उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है, इस एरिया पे काम नहीं हुआ, ऐसे बता देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है ना, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा तुम्हारा रिसर्च process is the deciding the research objective that is need to be attained throughout the whole process. The research goal generally started with the phrase like the to determine, to find out and explore. तुमको अपना ऑब्जेक्टिव में बताना पड़ेगा, तुम इस रिसर्च में क्या एक्सप्लोर करना चाहती हो, क्या डिटरमाइन करना चाहती हो, क्या क्या फाइंड आउट, क्या निकालना चाहती हो। तुम दिखाना चाहती हो कि जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ है ना, जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ, मेरा रिसर्च का प्रॉब्लम ये है कि रोहिंग्या क्राइसिस का इफेक्ट, इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट, रोहिंग्या क्राइसिस होने के बाद लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा। आज रोहिंग्या क्राइसिस का हालत बहुत खराब है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का कोई घर नहीं रहने का, जहां आप पा रहे वहां रह रहे हैं, मतलब एक तरह से उनका घर छिना गया, ठीक है ना। तो रोहिंग्या क्राइसिस का इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो वो हमको बताना पड़ेगा कि मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि रोहिंग्या क्राइसिस के बाद उनके साथ कितना बुरा हुआ। उनका कोई घर नहीं है, ठीक है ना, उनका कोई घर नहीं है, कोई परमानेंट से रहने का जगह नहीं है, उनके साथ तो हो ही रहा, बच्चों, औरत, बूढ़े, सबका सबके साथ बुरा हो रहा, वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सब मैं फाउंड आउट करके एक्सप्लोर करके दिखाना चाहती हूँ कि रोहिंग्या क्राइसिस का कितना भयानक इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद में फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन, उसके बाद में क्या करूंगी, फॉर्मुलेट करूंगी, हाइपोथेसिस बनाऊंगी, ठीक है ना। हाइपोथेसिस बनाने के लिए तुम क्या करोगी, हाइपोथेसिस बनाने, हाइपोथेसिस जो होता है टेस्टेबल प्रेडिक्शन होता है, एक तरह का टेंटेटिव एजम्पशन होता है। क्या होता है, टेंटेटिव एजम्पशन। ये टेंटेटिव होता है, तुम एग्जाम का डेट देखी होगी, लिखा हुआ रहता है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होने वाला है, कोई पक्का श्योर नहीं है ना, श्योरिटी नहीं है, टेंटेटिव एजम्पशन। ओके, समझो क्या बोला, कि जो हाइपोथेसिस होता है ना, जो हाइपोथेसिस बनाना, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो भी यूज करो, कोई मैटर नहीं है, ट्रेसेबल प्रोडक्शन, क्वालिटेटिव रिसर्च, या ओपिनियन इंक्वायरीज, या यूज क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हम अभी हाइपोथेसिस को सिर्फ फॉर्मुलेट कर रहे, टेस्ट नहीं कर रहे, फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे। मेरा हाइपोथेसिस दो तरह का बनता है, नल एंड अल्टर। तो मैं बोलूंगी ए, अभी तक इस बच्चे रोहिंग्या क्राइसिस के, रोहिंग्या क्राइसिस, मेरा क्वेश्चन क्या है कि रोहिंग्या क्राइसिस का इफेक्ट बच्चों पे क्या पड़ा, क्योंकि मैंने गैप भी यही निकाला कि अभी तक इसमें बच्चों पे नहीं हुआ है ना, या रोहिंग्या क्राइसिस का इफेक्ट। तो मैं लिखूंगी कि एक तो पॉजिटिव लिखूंगी, है ना, कि क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था, होने का वजह क्या था। तो मैं दो तरह का हाइपोथेसिस बनाऊंगी, एक नल बनाऊंगी, एक अल्टरनेटिव बनाऊंगी। दो तरह का बनाऊंगी, एक हाँ बनाऊंगी, एक ना बनाऊंगी, इस तरह का मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगी, सिर्फ बनाऊंगी माइंड में, ठीक है ना, टेस्ट वोस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ टेंटेटिव एजम्पशन है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट जो मेरा रहेगा, चूज द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का डिफिनेशन होता है ब्लूप्रिंट, फ्रेमवर्क, ओवरऑल प्लान। जितना तुम रिसर्च कर रही हो ना, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं, जैसे एक बड़ा सा टॉपिक को तुम छोटा सा कर दोगी ना, उसको ब्लूप्रिंट बोलेंगे, मतलब पूरा टॉपिक का एक छोटा सा दे दिया बना के। तो रिसर्च डिजाइन में तुम्हें पूरा टॉपिक बता देगा कि तुम टॉपिक में क्या यूज कियो, क्या नहीं यूज कियो, कौन सा सैम्पलिंग यूज किए। अगर कोई पर्सन किसी का रिसर्च डिजाइन पढ़ेगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि रिसर्च डिजाइन में इन्होंने क्या क्या यूज किया है, क्वालिटेटिव मेथड यूज किया है या क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया है, या मिक्स मेथड यूज किया है, कौन सा सैम्पलिंग, कौन सा डेटा यूज किया है, सर्वे यूज किया है कि एक्सपेरिमेंट यूज किया है, प्राइमरी डेटा यूज किया है कि सेकेंडरी डेटा यूज किया है, कौन सा सैम्पलिंग यूज किया है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सब तुमको रिसर्च डिजाइन में मेंशन करना रहता है। तो रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, ओवरऑल प्लान होता है, एक तरह का प्लान, पूरा रिसर्च का प्लान होता है। तो चूज ए रिसर्च डिजाइन में आ जाएगा तुम्हें ब्लूप्रिंट, फ्रेमवर्क, ओवरऑल प्लान। तो इसमें हम क्या क्या लेते हैं जब हम लोग रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, तो हम कौन सा डेटा यूज करें, क्या क्वांटिटेटिव डेटा,
तो क्वांटिटेटिव डेटा यूज करेंगे तो नंबर स्टैटिक यूज करेंगे। क्या हम क्वालिटेटिव डाटा तो ओपिनियन या एक्सपीरियंस यूज करेंगे, या फिर हम दोनों को मिक्स भी यूज कर सकते हैं। रिसर्च में हम दोनों भी मिक्स यूज कर सकते हैं, मतलब एक तो लोगों से इंटरव्यू भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और एक में नंबरिंग भी यूज कर सकती हूँ रिसर्च में। जब मैं दोनों रिसर्च यूज करूंगी तो मेरा मिक्स मेथड कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं सर्वे करूंगी तो क्या मैं सर्वे यूज करूँ या एक्सपेरिमेंट करूँ लैब में जाके, या केस स्टडी करो, या इथनोग्राफिक रिसर्च करूँ, क्या करूँ, कौन सा मेथड यूज करूँ, ये सब इसमें मैं मेंशन करूंगी। उसके बाद मैं कौन सा सैंपल यूज करूँ। सैंपल क्या करता है, तुम्हारा यूनिट चूजिंग, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिट चूज, तुम यूनिट को रिप्रेजेंट करती हो। सैंपल को जब ड्रो ए रिसर्च सैंपल, उसके बाद तुम क्या करेगी, रिसर्च सैंपल को ड्रॉ करेगी। अब कौन सा रिसर्च ले रही हो, तो जो रिसर्च लेगी ना वो तुम्हारे यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी। मान लो तुम प्रोबेबिलिटी से ली, तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारा कौन सा है, प्रोबेबिलिटी में तुम मान लो रैंडम सैंपल ली, तो ये तुम्हारे रैंडम सैंपल को एक्सप्लेन करेगा। नॉन रैंडम सैंपल ली है ना, नॉन प्रोबेबिलिटी ली, तो नॉन प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद बोला तुम्हारा एट नंबर। एट नंबर क्या है तुम्हारा, इंटरप्रेट एंड डिस्कस द रिजल्ट, ठीक है ना। ये क्या करता है तुम्हारा, देखो 8 नंबर है ना, 4 5, एक मिनट रुको, मैं ऊपर नीचे हो गया क्या, ये 4 हुआ, ये 8 ऊपर आ गया, रुको रुको, ऊपर कैसे आ गया, 5 6 7, अब अभी पहले 5 चलेगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया, ठीक है ना। देखो तो उसके बाद हम क्या किए, देखो सबसे पहले हम क्या किए, प्रॉब्लम पहचाने, ठीक है ना। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू किए, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स बनाए, ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद हम क्या किए, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम क्या किए, रिसर्च डिजाइन किए, रिसर्च डिजाइन करने के बाद हमने क्या किया, अब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, डेटा कलेक्ट। तो डेटा तुम कैसे करोगे कलेक्ट, तुम डेटा कलेक्ट करने के लिए तुम प्राइमरी डेटा यूज करोगे कि सेकेंडरी डेटा यूज करोगे, है ना। अगर तुम क्वेश्चन मान लो कि तुम कौन सा टूल यूज करोगे, क्वेश्चन बना रही हो, इंटरव्यू ले रही हो, ऑब्जर्वेशन कर रही हो, एग्जिस्टिंग डेटा ले रही हो, है ना, डेटा सेट। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू क्या है, प्राइमरी डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा सेट क्या है, ये सेकेंडरी डेटा। डेटा कलेक्शन में तुमको बताया जाएगा कि तुम कौन सा डेटा यूज करोगी, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, ठीक ना। तुमको डेटा लेना है तो क्या यूज कर रही हो, क्वेश्चन प्रिपेयर करिए प्राइमरी डेटा, इंटरव्यू ले रही प्राइमरी डेटा, ऑब्जर्वेशन कर रही प्राइमरी डेटा, या एग्जिस्टिंग डेटा ले रही हो, मान लो कोई स्कूल में या तुम्हारा पहले से कोई डेटा है बना वहां से ले रही हो, तो ये सेकेंडरी डेटा। कौन सा डेटा यूज करिए, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, कौन सा डेटा यूज कर रही हो। उसके बाद तुम डेटा को एनालाइज करोगी, तो यहाँ पे तुम क्वांटिटेटिव मेथड यूज करोगी, क्वालिटेटिव मेथड यूज करोगी, जो यूज टू स्टैटिस्टिकल टूल। एनालिटिक डेटा का डेफिनेशन यहाँ पे है, ये सब तुम डेफिनेशन छोड़ दो। डेटा को इंटरप्रेट करेंगे कैसे, एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज कर, ठीक ना। जैसे टी टेस्ट, एस टेस्ट, जेड टेस्ट का यूज करके मैं डेटा को चेक करूंगी, ठीक है ना। एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस, मैं डेटा एनालिसिस के लिए क्या करूंगी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करूंगी, एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। यहाँ का भी डेफिनेशन वही बोला कि मैं क्या करूंगी, डेटा को ट्रेन या पैटर्न या जो भी इंटरप्रेट जो डेटा आएगा उसको मैं टूल का यूज करने टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करूंगी। तो ये शॉर्टकट में पूरा लिखा हुआ है कि जब मुझे डेटा एनालिसिस करना होगा ना तो मैं एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करूंगी, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ गया। अब देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे ना, ये लैब में जाके करेंगे, है ना। अब मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन को लेकर पूरा यूज करूंगी, तो अब मैं यहाँ पे पूरा स्केल वगैरह सब यूज करूंगी, प्राइमरी डेटा यूज करूँ कि सेकेंडरी डेटा यूज करूँ, नहीं सॉरी, टी टेस्ट यूज करूँ कि जेड टेस्ट यूज करूँ, है ना, मेरा क्या सही होगा क्या गलत होगा, क्या मेरा नल सही हुआ कि तुम्हारा अल्टरनेटिव सही हुआ, कौन रिजेक्ट होगा कौन एक्सेप्ट होगा, ये सब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते हैं। उसके बाद हो गया इंटरप्रेट एंड डिस्कस द रिजल्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंडिंग बैक टू रिसर्च क्वेश्चन, डिस्कस द इम्प्लीकेशन एंड लिमिटेशन, हाउ इट फिट विद द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। उसके बाद जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग लिटरेचर तुम पढ़ी उसको डिस्कस करोगी, अपना अपना रिसर्च को डिस्कस करोगी कि क्या तुमने फाइंडिंग पाया, क्या तुमने क्वेश्चन निकाला, क्या इम्प्लीकेशन है ना। आज जो हंगिया क्राइसिस का क्या इम्प्लीकेशन है, उसमें लिमिटेशंस क्या है। उसके बाद तुम रिपोर्ट बनाओगी, उसके बाद तुम उसको शेयर करोगी। शेयर कैसे करोगी, या तो तुम रिसर्च पेपर बना दोगी, या तुम थीसिस बना दोगी, या तुम आर्टिकल बनाओगी, या तो तुम पब्लिश कराओगी, या तो तुम कॉन्फ्रेंस में बोलोगी, या तुम जर्नल में पब्लिश करा दोगी, है ना। या तुम पब्लिश कराओगी जर्नल में, या तुम कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करोगी, तुम कहाँ करना चाहती हो, तुम्हारा मर्जी।
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिसर्च का पर्पस, पूरा प्रोसेस, रिसर्च का प्रोसेस क्या है। अब हम लोग रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। देखो, मैं तो आधा घंटा से वेट कर रही थी, तो कितना आफरीन आई तुम्हारा 7:18 में, हाँ, और अंजलि तो लग रहा आज क्लास ही नहीं आई नहीं ना, अंजलि आई नहीं। अंजलि से हम बात करेंगे कल से, तुम 8 ही बजे क्लास ज्वाइन करो, ऐसे तो आती तो लेट ही में आती ना। एक बार मैं बात कर लूंगी वो कितना बजे से ज्वाइन करेगी। वो बोलेगी कि नहीं मैम हम 7 बजे से क्लास ज्वाइन करेंगे, तो मैं फिर आफरीन को 4:30 से कर दूंगी क्लास, 4:30 से 5:30। उसका टीचर वाला मुझे अलग से तैयारी कराना पड़ेगा ना इसे। वो तो इसी का टॉपिक है, मैं तो करा दूंगी तो नेट में, वो तो मुझे बाद ही करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं, अलग टॉपिक तो है नहीं। मुझे कुछ अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा, सब इसी का है, खाली इतना फर्क है कि छोटा करना पड़ेगा। और मैं चाहूँ तो मैं करवा दूंगी, मुझे लगेगा तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि तुम लोगों का अलग है यार, वो तो तुम लोगों को भी पढ़ना है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन तुम लोग वो पढ़ चुकी हो तो बार बार पढ़ोगी तो तुम लोग अच्छा भी नहीं लगेगा। और मैं उतना अच्छा से उसको समझा भी नहीं पाऊंगी जैसे उनको, उसको आफरीन को तो मुझे तुमको अच्छे से थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए न्यू टॉपिक है। और तुम लोगों को अगर मैं ऊपर ऊपर से भी समझा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये बात है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है कि रिसर्च में तुम्हारा रिलेबिलिटी होनी चाहिए, रिएबिलिटी मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए और ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। अब तुम्हारा ट्रस्ट कब होगा, मैं आज कुछ और बोली कल कुछ और बोली तो बोलेगा ये इंसान कंसिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल कल आज, कल कुछ और, परसों कुछ और। हाँ, जैसे कि जैसे तुम देखी होगी कि कैसे कल हम लोग वीडियो देख रहे थे जब यूट्यूब पे, तो हम बोले ना कि तुम देखो लड़का लोग बहुत कमेंट लिखा है कि सर आप गलत आंसर बताएं, गलत आंसर बताएं। और मैं भी बोली कि हाँ मैंने भी देखा, तो मुझे लगा एक दो आंसर गलत सर बताए हैं। तो अब उस सर का ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट नहीं रहा और ना कंसिस्टेंट रहा, ठीक है। तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च में, तो तुम कोई रिसर्च की और उसका तुम फाइंडिंग निकालो, तो उस फाइंडिंग कंसिस्टेंस होना चाहिए। तुम जो कंक्लूजन निकाली हो ना वो रियल में होना चाहिए। अब जब तुम कंसिस्टेंस रहेगा, मतलब दूसरा भी कोई रिसर्चर आके रिसर्च किया देखा तो बोला हाँ ना बिल्कुल सही रहे, बिल्कुल ये जो जो बात बोला वो तो बिल्कुल है, मतलब जैसे कि अभी हम बताएं कि रोहिंग्या क्राइसिस में जो बच्चे थे, तो उनको, उनका तो फ्यूचर खराब हो रहा है, उनको हर चीज से लड़ना पड़ा, उनको डिफरेंट डिफरेंट बीमारी हो रहा, इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, रहने का घर नहीं है, बच्चों का तो बचपना खराब हो रहा है ना। ये मैंने रिसर्च में अपना फाइंडिंग निकाला, तो ये रहना भी चाहिए। अब कोई दूसरा रिसर्चर देखे हाँ वो होना चाहिए, अब वो है ही नहीं है, अब मैंने अपनी मर्जी से यूटोपियन टाइप का लिख दिया, तो वो, तो फिर तो मेरे रिसर्च पे कोई ट्रस्ट नहीं ना करेगा। तुम्हारा रिसर्च पे तभी जब कोई रिसर्च करेगा, कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब वो जो मैंने बात निकाला, जो मैंने फाइंडिंग निकाला वो होना चाहिए रियल में, वो होना चाहिए। दूसरा रिसर्चर भी अगर रिसर्च करे तो पता चले कि नहीं ठीक ही, तो वो ठीक ही लिखी है, हाँ ऐसा ऐसा तो है, ठीक। तो बच्चे के साथ अब मैं लिख दूं कि हाँ रोहिंग्या के ऐसे का बच्चा ऐसे ऐसे है, और वो लोग मजे से अपना आराम से जिंदगी गुजार रहा, तो ये तो मेरा रिसर्च में फिर ट्रस्ट नहीं हो जाएगा, अनट्रस्ट हो जाएगा, फिर तो कोई लोग मेरे रिसर्च पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। तो रिसर्च में रिलायबिलिटी होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए और ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए रिसर्च, ये होना चाहिए। रिलेबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट या ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा कि वैलिडिटी होनी चाहिए, रिसर्च में वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब क्या है, टेस्ट मेजर व्हाट इज टू सपोज टू मेजर, जो चीज तुम मेजर करना चाह रही हो वही मेजर करो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स कुछ और पे, तुम हाइपोथेसिस कुछ और पे बनाया, टेस्ट तुम कुछ और पे कर रही हो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि मेरे रोहिंग्या क्राइसिस, तुमने गैप निकाला और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स में क्या था कि मेरे रोहिंग्या क्राइसिस का इफेक्ट किस किस चीज पे पड़ रहा, रोहिंग्या क्राइसिस होने के बाद लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो मैंने लोगों पे तो लिखा, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा है ना, तो मैंने लिख रहा, मैं लिख रही हूँ, ठीक ना। तो मैं इसी मेजर कर रही हूँ, मेजर करते करते मैं पहुंच जाऊंगी दूसरे टॉपिक में, मतलब मैं पहुंच जाऊंगी कुछ और पे। मैं मेजर करना चाह रही हूँ कि रोहिंग्या क्राइसिस का इफेक्ट से लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो मैं सबको मेंशन करूंगी कि बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ा, वुमेन पे क्या पड़ा, चिल्ड्रन पे क्या पड़ा, है ना, जो यूथ है उसके पे क्या पड़ा, ये सब मैं लिख दी, ठीक है। ये सब मैं लिखी तो मैं ठीक है, तब मेरा वैलिडिटी, क्योंकि मैंने जो मेजर किया मैंने वही मेजर को मेंशन भी किया। लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ कुछ और, मैं फिर चल गई म्यांमार में हिस्ट्री के पढ़ने में कि वहां से ऐसे लड़ा, मतलब मैं बोल कुछ और रही हूँ और कर कुछ आ रही हूँ, ठीक है ना। मैंने अपने रिसर्च में मेंशन कुछ और किया है और मैंने उसको फाइंड आउट कुछ और कर रहे हैं, तो ये वैलिडिटी नहीं होगा। तो टेस्ट मेजर, तुम वही टेस्ट करो व्हाट इज इट सपोज टू मेजर, जिसको तुमने माना है, जिसको तुमने अपने रिसर्च में मेंशन किया, उसी को तुमको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर जिससे तुम रिसर्च में जिसने तुम, सॉरी,
तुमने अपने रिसर्च में जिस चीज को प्रॉब्लम बनाया है और जिस चीज के लिए तुम रिसर्च कर रही हो और उसी को तुम पेश कर रही हो ना जाके, उसी के बेस पे तुम फाइंडिंग निकाल रही हो, यानी तुम्हारे रिसर्च में वैलिडिटी है। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी, फ्री फ्रॉम बाइस। ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाओ, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि तुम्हारा जब तुम रिसर्च लिखो तो उसमें तुम बाइस नहीं होना पड़ेगा, जो फैक्ट है वो बोलना पड़ेगा। ये तुम के नहीं, मान लो कि मैं कोई इस्लाम पे, मैं मुस्लिम लड़की हूँ और मैं अपने ही मजहब पे, मैं अपने ही मजहब के बारे में कुछ लिख रही हूँ, आर्टिकल वगैरह या कोई बुक, तो मैं, मुझे मेरे मेरे पे एज ए रिसर्चर मेरे पे ये ड्यूटी है कि मैं अपने कास्ट के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में मेरिट्स भी लिखूं, डिमेरिट्स भी लिखूं। अगर मैं सिर्फ मेरिट्स लिख रही हूँ ना तो मैं बायस हो जाऊंगी। ठीक है। और जब मैं दोनों चीज लिखूंगी ना तो मेरा रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी है, यानी फ्री फ्रॉम बायस है, मेरा रिसर्च बायस से फ्री है। तो इसी तरह अगर कोई रिसर्चर करता है ना तो उसको रिसर्चर ये रिसर्च करे तो ये सोच के रिसर्च ना करे कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ या मैं अपने कम्युनिटी के लिए, मैं सब अपने सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, सबों के लिए, मेरे रिसर्च से सबको फायदा हो। ठीक है, ये सोच के करे, तब वो बायस नहीं बनेगा। ठीक है। उसके बाद बोला क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, रिसर्च में क्रेडिबिलिटी, सॉरी, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब रिसर्च में प्राइमरी डेटा मोर, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी डेटा होना चाहिए सेकेंडरी डेटा से। देखो, सेकेंडरी डेटा पे तुम ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि तुम उस पर्सन पे क्रेडिट, मतलब हाँ तुमको विश्वास है, बिलीव है, क्रेडिट है, कब होगा जब तुम, देखो प्राइमरी डेटा ज्यादा, प्राइमरी डेटा मैं तुमको पढ़ा चुकी हूँ और सेकेंडरी डेटा भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है जब तुम जाके खुद से इंटरव्यू किसी पर्सन से ले रही हो, ठीक है, वो होगी प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है, तुम किसी बुक से लिख रही हो डेटा, है ना, तो बुक वाला डेटा तो तुम्हारा उतना रिलेबल नहीं हुआ, उतना तो क्रेडिबल नहीं हुआ, वो तो बुक ने लिखा है, पता नहीं उसने सही लिखा कि गलत लिखा। लेकिन जो मैंने खुद से जाके पूछा, चलो मैं एक स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, देखो, मैंने, हम लोग जो भी पढ़ रहे, अभी हम लोग गजा के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में जो भी सुन रहे, न्यूज से सुन रहे, सेकेंडरी डेटा है वो। हम लोग जो भी देख रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी डेटा है। पता नहीं कितना सच कितना झूठ, मांगे कैसा हालात है, हम लोग को कुछ नहीं पता है। वो छोड़ दो, उसके बारे में, फिलिस्तीन के बारे में मेंशन नहीं करे, वो लोग तो ऑलरेडी इतना परेशान है। और मैं इसराइल के बारे में मेंशन करती हूँ, ये सिर्फ इसराइल के बारे में सब बोल रहा कि मार दिया मार दिया, मार के गिरा दिया, है ना, सब ऐसे बोल रहा, ठीक है ना। तो ये तो सेकेंडरी डेटा हम लोग को मिल रहा कि लोग, हम लोग को न्यूज भी बताया जा रहा, न्यूज के थ्रू हम लोग को बताया जा रहा है ना। तो ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है कि पता नहीं इसराइल का हालत कैसा है। लेकिन तुम जाके इसराइल में अगर देखोगी ना कि वहां का हालत कैसा है, यानी वो प्राइमरी डेटा हो गया, तो वो ज्यादा रिलेबल होगा। तुम जाके देखकर वहां के लोगों का इंटरव्यू लोगी, वहां के लोगों का सोच जानोगी कि आपको आपके गवर्नमेंट के बारे में क्या राय है। ठीक है, आप क्या चाह रहे कि मतलब ऐसा नेतन्याहू का रिजीम चेंज हो जाए, क्योंकि ये मुल्क में वार का सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। जैसे पहले खबर आया था कि वहां का लोग है ना छोड़ के भाग रहा है, ठीक है ना, फिर इसराइल के लोग जो है ना वहां से छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि वार होगा तो जो कोई भी कंट्री में रुकेगा नहीं, तो सब यहाँ वहां भाग रहा है ना। तो बोला गया कि फिर उसके बाद वहां पे अनाउंसमेंट हुआ तो लोग रुक गए। तो ये तो हम लोग को सेकेंडरी डेटा मिल रहा, लोग जो बोल रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग जाएंगे इसराइल में, देखेंगे और लोगों से पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, अपने आंखों से देखेंगे, वो हो गया प्राइमरी डेटा, तो वो ज्यादा रिलेबल होगा, वो ज्यादा रिलेबल होगा। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, फिलिस्तीन का भी यहाँ पे एग्जाम्पल बन सकता है कि जैसे कि हम लोग देखे नहीं, हम लोग को जो वीडियो आ रहा है हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जाके हम लोग देखेंगे तो हो सके हम लोग का दिल ही कांप उठ जाए, उन लोगों का कितना बुरा हालत हो गया है ना। तो जाकर देखेंगे तो हम लोग ज्यादा ठीक लगेगा। तो वही बोला कि क्रेडिबिलिटी किस में होगा, प्राइमरी डेटा में ज्यादा लोग विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे। क्यों? तो रिसर्च में अगर प्राइमरी डेटा यूज करेंगे तो ज्यादा बिलीव है, क्योंकि तुमने जाकर किया। अगर मैं रिसर्च करूंगी, मैं अगर रिसर्च करूंगी कि इसराइल और तुम्हारा इसराइल और फिलिस्तीन का हालत पे मैं तुम्हारा रिसर्च करूंगी, मान लो मैं इस पे रिसर्च करना चाहती हूँ, और मैंने रिसर्च, जब मैं अपने रिसर्च में जब डेटा कलेक्ट कर रही हूँ ना, तो मैं डेटा क्या की, न्यूज से डेटा ले ली, विकिपीडिया से डेटा ले ली, आर्टिकल से डेटा ले ली, ये सब मैंने लिख दिया। तो मैंने जो डेटा यूज किया वो प्राइमरी डेटा, सॉरी सेकेंडरी डेटा है। क्यों? क्योंकि मैंने पूछ के नहीं किया, हो गया। तो ये मेरा ज्यादा रेलेबल नहीं होगा, लोग पढ़ेंगे क्योंकि तो सुना सुनाया बात पे मैंने रिसर्च कर दिया, डेटा बना दिया। लेकिन मैंने जाकर फिलिस्तीन में देखा लोगों का हालत कैसा है,
ठीक है, देख कर उसके बाद मैंने लिखा, उसके बाद मैंने इसराइल में देखा, और उसके बाद मैंने लोगों का कंडीशन देखा, और उसके बाद में जब रिसर्च लिखूंगी ना तो लोग ज्यादा बिलीव करेंगे, है ना, बोलेंगे कि आपके रिसर्च में क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि आपने प्राइमरी डेटा यूज किया, आपने खुद से जाकर इंटरव्यू लिया, आपने अपने आंखों से देखा, है ना कि आपने सेकेंडरी डेटा यूज किया। समझ में आ गया? क्रेडिबिलिटी का मतलब यही है कि प्राइमरी डेटा ज्यादा यूज करो तो तुम्हारा रिसर्च जो है क्रेडिबल रहेगा। उसके बाद एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। भाई सुनो, जब तुम रिसर्च करो, फाइंडिंग करो, तो प्लीज तुम उसमें फ्री रहो, किसी एरर से फ्री रहो, गलती मत करो। इंस्वायरिंग द डेटा एंड फाइंडिंग द एग्जैक्ट एंड द फ्री फ्रॉम एरर। गलती ना करो भाई। और गलती करने का मतलब बोल रही कुछ और, फाइंडिंग कुछ और निकाल रही, कंक्लूजन कुछ और निकाल रही, तो तुम्हारा रिसर्च तो गलत हो जाएगा ना, एरर हो जाएगा, है ना। रिसर्च में एक्यूरेसी होनी बहुत जरूरी है, रिसर्च में रिलायबिलिटी होनी जरूरी है, वैलिडिटी होनी जरूरी है, ऑब्जेक्टिविटी होनी जरूरी है, क्रेडिबिलिटी होनी जरूरी है, एक्यूरेसी होनी जरूरी है, प्रिसिशन होनी जरूरी है। रिसर्च जनरल एबिलिटी होनी चाहिए, रिसर्च जनरलाइज होनी चाहिए। आज मैं एग्जांपल दे दूं, अब जैसे मैंने जब मैं अभी जैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में बोली कि मैं उन पे रिसर्च करेंगे कि दोनों का हालत का क्या कंडीशन है, तो मैंने दोनों से किया लेकर आई डेटा। अब वो मैं जो बुक लिखूंगी ना, वो दुनिया के सारे लोगों पे अप्लाई, सब लोग उस बुक को पढ़ेंगे, मैंने सबको बता दिया, मैंने अपनी थ्योरी को लाके अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल भी दे रही हूँ, जैसे कि तुम्हारा न्यूटन जो था, तो उसने देखा कि ग्रेविटी में, उसने देखा कि एप्पल गिरा, है ना, एप्पल गिरा, तो उसने उससे रिलेटिव थ्योरी लाया, उसने थ्योरी ला के लोगों पे अप्लाई कर दिया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। जब नहीं एक्सेप्ट करेगा तो नहीं, तुम्हारा थ्योरी जनरलाइज नहीं होगा, तो तुम्हारा रिसर्च कंप्लीट नहीं होगा। थ्योरी जनरलाइज होना चाहिए, ठीक है। द डिग्री विच, कहाँ गया, द डिग्री टू विच रिजल्ट कैन बी अप्लाई ऑफ लार्ज पॉपुलेशन में होना चाहिए अप्लाई, है ना, बियॉन्ड द सैंपल यूज इन द स्टडी। बोला कि लार्ज लोगों पे अप्लाई होना चाहिए तुम्हारा जो रिसर्च आएगा। अच्छा, इम्पेरिकल भी होना चाहिए तुम्हारे रिसर्च में, इम्पेरिकल, इम्पेरिकल मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। रिसर्च में एक्सपेरिमेंट भी जरूरी है और ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है ना। देखो, इम्पेरिकल रिसर्च जो है ना, वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है। तुमको अगर डेटा यूज करना है, जैसे तुमको अगर डेटा लेना है भाई, तुम इम्पेरिकल रिसर्च भी यूज करो। तुमको कितना भी पैसा खर्चा, इसलिए तो हम लोग जैसे इंसान बड़ा बड़ा रिसर्च नहीं कर पाएगा। हम लोग से तो पैसा कहाँ से आएगा कि हम बाहर कंट्री में जाके रिसर्च करें, ठीक है ना। हमको जैसे अफगानिस्तान के रिजीम पे, अफगानिस्तान के रिजीम पे स्टडी करना है, तो मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, वहां पे 1 साल रुकना पड़ेगा, वहां पे मुझे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन मुझे इम्पेरिकल मेथड यूज करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में कैसा डेमोक्रेसी है, लोग वहां पे कैसे रह रहे हैं, क्या लोगों के बोलने की फ्रीडम है। वो 1-2 दिन में तो समझ में आएगी नहीं, कम से कम तुमको 1 ईयर रुकना पड़ेगा, 1 ईयर या 6 मंथ रुक के तुमको वहां पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि लोग यहाँ पे फ्री है कि नहीं, गवर्नमेंट का यहाँ पे लोगों के लाइफ में कितना कंट्रोल है। अच्छा, अच्छा, वोट होता तो कैसे वोट होता है, स्कूल कॉलेज में लड़कियां जाती है कि नहीं जाती है, ये सब मैं ऑब्जर्वेशन करूंगी, ऑब्जर्वेशन करके भी मैं लिखूंगी अपने रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट करूंगी, मैंने खुद से जाके किया। जैसे इसराइल और फिलिस्तीन में भी अगर मुझे रिसर्च करना हो, तो मैं जाकर मुझे देखना पड़ेगा वहां पे दोनों का कंडीशन, खुद से ऑब्जर्वेशन करेगा, लोग कितनी प्रॉब्लम में, कितने तकलीफ में, है ना, या ये जाके देखना पड़ेगा। वार करने वाले तो वार कर लेते हैं, लेकिन सिविलियन को ही नुकसान होता है। सिस्टमेटिक रिसर्च होना चाहिए भाई, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले हम लिटरेचर रिव्यू कर दिए फिर प्रॉब्लम फाइंडिंग करें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रिसर्च में सिस्टमेटिक होनी चाहिए, रिसर्च जो फॉलो होगा वो स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज प्रोसेस होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज होना चाहिए। अच्छा, कंट्रोल फैक्टर, तुम्हारा वेरिएबल के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होती है उस पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होगा तभी तो तुम अपने रिसर्च को ये कर पाओगे। दीज आर वेरिएबल रिसर्च कीप द कांस्टेंट टू प्रिवेंट them from the influencing outcomes of the experiment. This help the isolate affect the independent variable, dependent variable. तुमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पे कंट्रोल होना चाहिए। सॉरी, इतना नींद लग रहा है, क्या मतलब। अच्छा, तुम्हारा रिसर्च साइकिल होना चाहिए। साइकिल के मतलब तुम रिसर्च कर गई, तुम उसको दोबारा कोई आदमी आएगा उसको भी रिसर्च, उसको फिर से रिसर्च करेगा, कर सकता है। रिसर्च साइक्लिंग ने, रिसर्च साइक्लिंग नेचर का होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो आरसी।
बिल्कुल, पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले क्या है तुम्हारा, रिसर्च का नाम नहीं देखेंगे, क्या बोल रहा है, हमको अपना प्रोसेस यूज करना है। प्रोसेस क्या बोला भाई, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देखो पहले एक से ही बन गया। उसके बाद तुम्हारा रहता है लिटरेचर रिव्यू, तो लिटरेचर रिव्यू है नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में है नहीं। उसके बाद तुम्हारा बोला कि हाइपोथेसिस बनाना है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, है ना। उसके बाद तुम्हारा बोलता है रिसर्च डिजाइन करने के लिए, रिसर्च डिजाइन है ना। सैम्पलिंग, फिर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन भी है। लास्ट में डेटा एनालिसिस, फिर लास्ट में जनरलाइज, हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। Define the research problem, hypothesis making, and draw research sample and hypothesis testing. और जो मैं देखती हूँ, ऑप्शन नंबर 2 भाई जाओ। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब हम बोले थे केयरफुली चूज करना टर्म, मतलब जो भी टॉपिक वगैरह लेना, वो हो गया ए का फूल। उसके बाद तुम्हारा ड्रो रिसर्च सैंपल में तुम्हारा हो जाएगा बी का, सी का 2। सी का 2 तो तुम्हारा ये यूनिट क्या करता है, सैंपल क्या करता है, यूनिट को रिप्रेजेंट करता है ना। सैंपल क्या करता है, यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। सैंपल क्या होता है, देखो इतना बड़ा ये है, इतने सारे लोग हैं, तो हम क्या कर दिए, एक यूनिट ले, ये सैंपल लिए और ये पूरे को रिप्रेजेंट करेगा, पूरा यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, हो गया। मैं पूरा को थोड़ी लेकर रिसर्च करूंगी, मैं 4% को ले लेती हूँ, 4 को यूनिट उठाऊंगी, इन पे रिसर्च करूंगी। ठीक है, हो गया। कहाँ गया तुम्हारा, ए का 4 और बी का तुम्हारा हो गया 3। हाइपोथेसिस बनाना और टेस्टिंग करना यहाँ पे। अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस, ये एक्चुअल में डेटा यहाँ पे पता गलत दिया हुआ, देखो हाइपोथेसिस मेकिंग में होगा तुम्हारा ये वाला, ठीक है ना, कि रिलेशनशिप देखना, ये करना है, यूज करना, ये वो करना, ये बात बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा हाइपोथेटिस, हम लोग डेटा कलेक्शन में जब यूज करते हैं, तो ये वाला डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ये डेटा एनालिसिस में करते हैं, बट यहाँ पे उल्टा दिया, यहाँ पे हाइपोथेटिस टेस्टिंग में दे दिया ये, और ये वाला दे देंगे। हालांकि जब हम लोग हाइपोथेटिस मेकिंग बनाते हैं ना, वहां पे से हम लोग सिर्फ मेकिंग करते हैं, बनाते हैं, वेरिएबल को लेकर कंपेरिजन नहीं करते, रिलेशनशिप नहीं देखते। रिलेशनशिप तो हम लोग टेस्टिंग में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही गलत है, अगर तुम देखा जाओगे, ठीक है। अच्छा आरसी आज का तो ये हो गया ना, चलो हाँ, हो गया, आंसर तो डी था, और ये तो कंप्लीट हो गया। ये वाला तो हो गया।